Hello everyone, I'm CS Maitri Khandelwal and today I'm going to discuss with you the very first chapter of drafting, appearances and pleading for CS professional students. Okay? See, अभी अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करूं तो ड्राफ्टिंग मतलब बीइंग अ CS वी आर गोइंग टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, तो CS के लिए वैसे भी ड्राफ्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे जाकर आप लोग को बहुत सारे ड्राफ्ट्स बनाने होंगे, नोटिसेस, मिनट्स, आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना है रेगुलेटर्स के साथ में, तो कौन करेगा ये सारे काम? ये सारे काम जो होते हैं वो CS ही करता है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग जो है वो वैसे भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ तो ड्राफ्टिंग आपके लिए स्कोरिंग है बहुत। स्कोरिंग कैसे ड्राफ्टिंग आपके लिए? क्योंकि देखिए ड्राफ्टिंग में एक तो क्या आप लोग को डीड्स होती है और सेकेंड आप लोग को ड्राफ्टिंग में क्या होता है, थ्योरी होती है। ठीक है, तो अगर आपको डीड्स का अच्छे से प्रैक्टिस है, मतलब आपको डीड्स लिखते आती है, पहली चीज़ आपको ड्राफ्टिंग करते आती है, और सेकेंड अगर आपके थ्योरी के जो है वो आपके फंडे जो है ना वो क्लियर है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करते हैं तो आप ड्राफ्टिंग में इजीली एग्जाम्शन ला सकते हैं। सीरियसली आप लोग इजीली एग्जाम्शन ला सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। ठीक है, आप आपका ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो बताने हैं ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। देखिए पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला तो यही, जैसे मैंने कहा ड्राफ्टिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और वैसे भी देखा जाए ना तो आप ये सोचिए कि मुझे ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा करना ही है। वो क्यों करना है? देखिए जैसे कि कोई बच्चा अगर ओल्ड सिलेबस का है तो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ओल्ड सिलेबस में आप लोग को ओपन बुक है, टेक्स्ट है और ड्राफ्टिंग है। अब टेक्स्ट तो फिर भी इंटरेस्टिंग है, ओपन बुक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है, लाइक पेपर कैसा गया, ये क्या आएगा एक तरह से। तो आप ये सोचिए कि अगर आपकी ड्राफ्टिंग में अच्छे मार्क्स है और इन केस वहाँ पर आपका एग्रीगेट में कुछ रह जाता है तो ड्राफ्टिंग जो होगा वो आपको वहाँ पर क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, पहली चीज़। सेकेंड मुझे आपको ये बोलना है कि एक आदत जो है हमारी पुरानी, जो कि हमने अब छोड़ दी है शायद आई थिंक स्कूल के बाद से ही, कि अब हम लिखते नहीं हैं, हमारा राइटिंग स्किल नहीं है ना, तो हम में अब राइटिंग स्किल बचा है ना अब हमारी को राइटिंग स्पीड बची है। और ड्राफ्टिंग का पेपर जो होता है वो बहुत ही लेंदी आता है, तो कई बार ऐसे होता है कि आते जाते भी पेपर जो है हमारा छूट जाता है क्योंकि हम कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला प्रॉपर। क्योंकि क्या होता है, आपको ना तो उतना प्रैक्टिस है ड्राफ्टिंग की, आप डायरेक्टली एग्जाम में ही जाके लिखते हैं, आपने घर में कभी लिखने का ट्राई ही नहीं किया। सेकेंड, अगर कभी थोड़ा बहुत आउट ऑफ आ जाता है तो आपको कंटेंट्स वगैरह पता नहीं रहते, तो उसमें भी टाइम चला जाता है। इसीलिए अगर ड्राफ्टिंग में अच्छा करना है तो आप आज से ही लिखने की आदत डाल लो। डेली डेली क्या करो, लिखने की आदत जो है वो डाल लो। डेली कोई भी एक दो डीट्स ले ली तो उनको लिख लिया, कभी 4-5 क्वेश्चंस ले लिए, उनको प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में आप लिखिए। क्योंकि मतलब राइटिंग स्पीड और आपके स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एज अ CS ऑल्सो, एंड यू नो लाइक आपको पेपर में तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट जो मुझे आपको बताना है वो ये है, मैं सिर्फ पर्टिकुलरली ड्राफ्टिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, आप कोई सा भी सब्जेक्ट, आप कोई से भी टीचर से स्टडी करते हैं, हो सकता है आपको वो नोट्स दे, आप नोट्स वैसे भी मार्केट में आजकल रेडीली अवेलेबल मिल जाते हैं, बट फिर भी हमें अपने खुद के नोट्स बनाना ही चाहिए। क्यों बनाना चाहिए मैं बताती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, नोट्स में सब कुछ नहीं लिखा होता है, कई बार कोई चीज़ क्लास में डिस्कस होती है जो कि नोट्स में नहीं लिखी होती है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको कैसे रिवाइज करोगे? अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा तो अपनी कॉपी बनाओ, अपने नोट्स लिखो। और सेकेंड चीज़ इसलिए क्योंकि आप चाहे एग्ज़ाम के मतलब आपने पहले चाहे कितना भी रीड कर रखा हो, पढ़ रखा हो, बट अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो चीज़ रिवाइज नहीं करते हो तो आपका वो जो पढ़ा हुआ था वो वेस्ट ही हो जाएगा, वो इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी कॉपी बनाएं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको वो रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी।
क्योंकि अपनी कॉपी से, अपने नोट्स से बहुत क्विकली रिवीजन हो जाता है, इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए आप अपने नोट्स जो है वो ज़रूर बनाइए, ठीक है। अब जो एक और पॉइंट मुझे आपको बताना है वो ये है, ड्राफ्टिंग में आप लोगों को थ्योरी भी होती है और ड्राफ्टिंग में आप लोगों को डीड्स भी होती है, ठीक है। अब चूँकि आप लोग को थ्योरी है तो क्या होता है, आप लोग को बहुत ज़्यादा सेक्शंस तो नहीं है, बट आपको कुछ सेक्शंस है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हैं, स्टैम्प एक्ट के हैं, कंपनीज एक्ट के भी हैं, और आपको केस लॉज भी है। तो आपको क्या करना है, आप 2 लिस्ट बना लीजिए, एक बना लीजिए आप केस लॉज की और एक बना लीजिए आप सेक्शंस की, ठीक है। उसमें आप लिख लीजिए कौन सा किसका है, जितने भी ड्राफ्टिंग में टोटल सबके बना लिए आपने। अब डेली जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर जब भी 5-10 मिनट आपको टाइम है, आप डेली रेगुलरली बेसिस पे उस जो लिस्ट है आपकी उसका आप गो थ्रू करो। एग्जाम आते आते तक तो ये होगा कि अगर वो क्वेश्चन वहाँ आया तो आपको तो वैसे ही रिमाइंड हो जाएगा, अरे इसका सेक्शन तो ये है, इसका केस लॉ तो ये है। और जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हम मेंशन करते हैं तो इनका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, इसीलिए ये भी आप काम कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो है, ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ड्राफ्टिंग का चैप्टर। तो आपका चैप्टर जो है फर्स्ट वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग एंड रिलेवेंट सब्सटेंटिव रूल। अब ये जो चैप्टर है ये ओल्ड सिलेबस का तो फर्स्ट चैप्टर है और न्यू सिलेबस का ये सेकंड चैप्टर है, बट अभी मैं दोनों के लिए साथ में और पहले से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग है कि ड्राफ्टिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके लॉ क्या है और क्या उसके लॉ होते भी है या उसके स्कॉलर्स ने कुछ लॉ रूल्स बताए हैं वो हमें पढ़ना चाहिए। तो इसमें ड्राफ्टिंग की बेसिक्स है, तो पहले बेसिक्स तो पढ़ लो फिर बाकी चीज़ पढ़ना, ठीक है। तो अब हमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग ये स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको, मुझे ये चाहिए कि मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ, आप अपना मॉड्यूल निकाल लीजिए। इसके अलावा कॉपी जिसमें मैं अगर आपको कुछ लिखवाती हूँ और आपको लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं तो वो, और साथ में आप लेके बैठिए वाटर, पानी, बिकॉज हाई मीन्स बीइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो पानी भी साथ में लेके बैठिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, आप अपना मॉड्यूल निकाल लीजिए, चलिए। आपने निकाला अपना मॉड्यूल, अब हम स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए अब मैंने अभी आपको बोला कि हमें ड्राफ्टिंग जो है सीएस को बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मतलब आगे जाके आपको ये करना ही है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट कोई ये तो बताए कि ड्राफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है ड्राफ्टिंग। हाँ, तो देखिए ड्राफ्टिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग एक आर्ट होती है। क्या होती है, आर्ट, कला। जैसे कि आपने वो मूवी है ना दीपिका की, वो कहती है कि डांस है, कला है, आर्ट है, वैसे ही ड्राफ्टिंग भी क्या होती है, एक आर्ट है, ठीक है। डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग ये सब एक आर्ट होती है, वैसे ही ड्राफ्टिंग भी क्या होती है, एक आर्ट होती है, जो कि कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। कैसे आती है, प्रैक्टिस से। कोई भी स्किल हो, ड्राफ्टिंग क्या, कोई भी स्किल होती है ना वो प्रैक्टिस से ही आती है। ज़रूरी नहीं वो चीज़ आपको शुरू से आती हो, बट जैसे जैसे आप उसका प्रैक्टिस करते जाते हैं ना तो आप उसमें क्या होते जाते हैं, परफेक्ट होते जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे ही ड्राफ्टिंग भी क्या है, इट इज़ एन आर्ट। आर्ट किस चीज़ का, इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट। ड्राफ्टिंग इज व्हाट, इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट। अब आप बोलोगे देखो आर्ट मतलब तो सिंपल है, आपको किसी भी चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, बट जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया ना तो वही क्या चीज़ कहला जाती है, वही होती है आर्ट। वो चीज़ क्या होती है, आर्ट, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग आर्ट है किस चीज़ का, इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट। एंड लीगल डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी भी पर्सन के राइट्स और लाइबिलिटीज स्टैब्लिश करते हो। क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के राइट्स एंड लाइबिलिटीज स्टैब्लिश करते हो, वो क्या होता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, द ड्राफ्टिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट, फाइन।
अब आप बोलोगे ड्राफ्टिंग क्यों करते हैं, तो देखो आप आपके जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पे आओ जहाँ आपको ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया है। अब स्टार मार्क करो, ये जो 3 पॉइंट्स दिए है ना यहाँ पर, द इम्पोर्टेंस नॉलेज ऑफ अबाउट ड्राफ्टिंग, उसके बाद में आपको 3 पॉइंट्स हैं, अब उसको स्टार मार्क करो। देखो फर्स्ट क्या दिया है, लीगल कंसल्टेशन। आप सीएस हो, आपसे कंसल्टेंसी लेने आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल देते हैं जाओ पीसीएस से ओपिनियन लेके आओ इस चीज़ पे क्या करना है, तो आपका जो ओपिनियन होता है ना वो मैटर करता है। आप ऐसे ही कुछ भी लिख के नहीं दे सकते, उसके ऊपर उनके बहुत सारे जो आगे के फ्यूचर प्लान्स होते हैं, बिजनेस प्लान्स होते हैं कंपनी के, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो आपको ड्राफ्टिंग करते आना चाहिए ना, वरना आप उन्हें ओपिनियन कैसे लिख के दोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या आना चाहिए, ड्राफ्टिंग, इसीलिए हम ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्या लिखा है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंटली, आपको एनसीएलटी आरओसी किसी का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है तो कैसे, आपको ड्राफ्टिंग तो आना चाहिए ना, अदरवाइज कैसे करोगे, ठीक है। और ये सारे काम करता कौन है, इन लोगों के साथ जो है वो डील करता कौन है, सीएस करता है, तो सीएस ही ड्राफ्टिंग करेगा इसलिए। एंड थर्ड क्या है, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है, समझ लो आपको किसी ने कुछ लिख के दिया है इस बारे में, या आपको कोई भी इंटरप्रेट करना है, अगर आपको खुद को वो चीज़ नॉलेज नहीं है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन करोगे कैसे, आपको खुद को तो वो चीज़ आना चाहिए, तभी तो हम उस चीज़ का इंटरप्रेट करेंगे। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि ये 3 रीजंस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, आगे ले लें। देखो अब आगे आपको, अब जैसे कि देखो मैंने आपको क्या कहा कि ड्राफ्टिंग एक आर्ट है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर ड्राफ्टिंग के लिए कोई भी लॉ नहीं है, हमारे यहाँ ड्राफ्टिंग के लिए कोई भी पर्टिकुलर लॉ नहीं है। ये क्या है, एक आर्ट है जो कि अलग अलग हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, इसका कोई फॉर्मेट नहीं प्रिस्क्राइब कि ऐसे ही लिखना है, सबका अपना एक अलग अलग जो है वो हो सकता है। थोड़ा बहुत सब अपना माइंड लगा के कुछ इनोवेट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, आपको केक जो है वो बेक करना है, आपने देख लिया किसी ने इस तरह से बनाया है, बट आप सेम वैसे करो ज़रूरी नहीं है, वो उसका आर्ट था, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि कोई लॉ तो है ही नहीं, सेम एज फॉर ड्राफ्टिंग, ठीक है, कोई लॉ नहीं है, एक आर्ट है जो कि क्या कह रही है, जो कि अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आगे ले, अब आप क्या करो, ये जो ड्राफ्टिंग है इट्स मीनिंग है जो लिखा है, आप उस टॉपिक पे आइए, और जो आपका फर्स्ट लाइन है, द ड्राफ्टिंग may be defined as the synthesis of law and facts in language form, आप उसे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ड्राफ्टिंग में बी डिफाइंड एज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ फैक्ट्स एंड इन ए लैंग्वेज फॉर्म। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली ड्राफ्टिंग मतलब क्या। देखिए ड्राफ्टिंग 3 चीज़ों से बनता है, लॉ, फैक्ट्स, आप ड्राफ्ट जो बना सकते हैं वो 3 चीज़ों से, लॉ, फैक्ट्स एंड देयर शुड बी अ लैंग्वेज। अब तीनों ही इम्पोर्टेंट है, कैसे देखो, अगर आपको सिर्फ लॉ पता है, फैक्ट्स नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है अभी जनरल मीटिंग हेल्ड करनी है, ठीक है, अब आपको लॉ तो पता है मुझे 21 दिन का नोटिस देना है, ये करना है, वो करना है, बट आपको फैक्ट्स नहीं पता, उन्होंने आपको एजेंडाज नहीं बताए, या उन्होंने आपको प्रॉपरली बताया नहीं कहाँ करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे करेंगे या कहीं और कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो भी है। तो अगर आपको उन्होंने फैक्ट्स नहीं बताए ना तो आप ड्राफ्ट नहीं बना सकते। और सपोज करो आपको फैक्ट पता है, बता दिया कि इस एजेंडा के लिए करना है, और जो भी अरेंजमेंट और सब कुछ उन्होंने बता दिया, आपको नोटिस में मेंशन करने, बट आपको लॉ नहीं पता, वो बोल रहे कि 10 दिन बाद ही कर लो, तो कर सकते हो क्या, नहीं ना, नोटिस तो देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब टाइम का। तो आपको लॉ भी पता होना चाहिए, आपको फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या कह रहे, दोनों चीजें बताएं बट कोई लैंग्वेज तो यूज ही नहीं किया, तो सामने वाले को कैसे पता पड़ेगा, देयर शुड बी अ लैंग्वेज टू बी यूज्ड, ठीक है, और लैंग्वेज भी ऐसा जो कि उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हो उनको वो लैंग्वेज जो है वो समझ में आती है, समझ रहे आप। फॉर एग्जाम्पल मुझे मराठी नहीं आती है, आपने मुझे नोटिस दिया कोई सा, आपने मराठी में दे दिया, मुझे तो नहीं समझ आती है ना, तो फिर मेरे क्या काम का,
इसीलिए एक ऐसा लैंग्वेज करना चाहिए चूज जो कि क्या कह रहे हैं, जो कि सभी को आता हो, जो कि क्या है, जो कि सभी को आता हो। ठीक है, ये बात हो गई। ओके, अब आप सेकंड पैरा पे आइए, वहाँ क्या लिखा है आपका, द प्रोसेस ऑफ, जस्ट अंडरलाइन व्हाट आई एम सेइंग, दैट द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स इन टू प्लेन्स, फर्स्ट इज कंसेप्चुअल एंड सेकंड इज वर्बल। मतलब ड्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है, ड्राफ्ट्स बनाते कैसे, कैसे करेंगे ड्राफ्टिंग। सिंपल सी चीजें हम हमेशा कहते हैं, वैसे भी अगर हम बोलते भी है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पहले विचार करो फिर बोलो। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बोल दिया, सोच समझ के बोलना चाहिए ना। वैसा ही केस ड्राफ्टिंग के साथ भी है, सोच समझ के लिखना भी चाहिए, क्योंकि आप जो लिखोगे ना वहां पर उसका इम्पैक्ट होता है, उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, ड्राफ्टिंग मतलब पहले सोचो, विचारो और फिर लिखो। ठीक है, कंसेप्चुअल मतलब विचार करना एंड वर्बल मतलब लिखना। तो ड्राफ्टिंग मतलब क्या, ड्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, पहले कंसेप्चुअल एंड देन वर्बल, पहले आप विचार करिए फिर आप लिखिए। ठीक है, समझ में आया, आगे ले ले। अब देखो, अब आप जो थर्ड पैरा देखोगे इसमें आप देखो, देखो पहले तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखा है कि देयर शुड बी नेक्सस बिटवीन लॉ, फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज दैट इज फुल्ली अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। मैंने कहा ना, एक नेक्सस, एक कनेक्शन होना चाहिए आपके लॉ के बीच में, फैक्ट्स के बीच में, और एक लैंग्वेज जो कि फुल्ली अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड हो। अगर वो समझ नहीं आ रही है तो कोई सेंस जो है वो नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक ऐसा लैंग्वेज लेना है आपको जो सभी को समझ में आता है। ठीक है, ये हुआ। अब आपको सेकेंड लाइन में लिखा है, आपको इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। क्या, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ ड्राफ्टमैन, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ ड्राफ्टमैन। ठीक है, तो देखिए सेकेंड लाइन में दिया है, मैं जो बोल रही हूँ आपको 3 प्री रिक्विजिट्स अंडरलाइन कीजिए। द फर्स्ट इज, थर्ड लाइन में, द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। पहली चीज क्या, आपको लॉ का और फैक्ट्स दोनों का क्या हो, नॉलेज हो, आपको वो दोनों चीजें पता हो। ठीक है, पैरा के लास्ट फोर्थ लाइन जो है वहां देखिए, टू कलेक्ट, कंसोलिडेट एंड कोऑर्डिनेट द अबव फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स तो मिल गए, बट आपको उनको एक डॉक्यूमेंट में लाने के लिए उन सबको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो ये सारे भी आपको क्या होना चाहिए, इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज कैसे करना है, क्योंकि हर चीज के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। आप जो बना रहे हो ड्राफ्ट, प्रॉपरली उसके बीच में भी एक अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से हो कि वो एकदम अरेंज लगे, ऐसा नहीं लगे कि कोई एम्बिग्विटी है या फिर एक डिसकनेक्शन है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज दैट, आप थर्ड लाइन में, पैरा के लास्ट नीचे से थर्ड लाइन में अंडरलाइन कीजिए, सीरियस थिंकिंग फॉलोड बाय प्रॉम्प्ट एक्शन। ठीक है, अब आपने वो सब कर तो लिया, कलेक्ट भी कर लिया, ये कर लिया, बट अब आप एक्शन लीजिए। ठीक है, एंड वो कैसे लीजिए, आपको उसके प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग के। ठीक है, एक इस तरह से कीजिए, मतलब उसका कोई लीगल मीनिंग निकले। ठीक है, ये हो गया, दिस आर द 3 प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ ड्राफ्ट में। इतना हुआ, समझ में आया। ठीक है, कि ड्राफ्टिंग क्या होता है, हम ड्राफ्टिंग क्यों कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, और लैंग्वेज ऐसा हो जो कि एक्सेप्टेड हो और अंडरस्टैंडेबल हो सभी के द्वारा। फिर आपने अभी क्या पढ़ी, ड्राफ्ट पैन के 3 प्री रिक्विजिट्स। ओके, अब हम आगे लेते हैं। देखो, अब हमने बोला हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, हम लोग डीड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डीड्स बनाते हैं। ये जो कन्वेंसिंग लिखा है ना, इट्स मीनिंग, ये जो नेक्स्ट पेज पे है, उसके ऑब्लिक में आप लोग पहले तो लिखो डीड। क्या लिखो, डीड। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा अभी कि ड्राफ्टिंग जो है, इट इज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, बिल, सर्टिफिकेट। अब जैसे देखो, अगर बैंकर है तो बैंकर के लिए क्या होगा, गारंटी के पेपर्स है, इंश्योरेंस के है, और बैंकिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कोई बिजनेसमैन है तो बिल ऑफ लैंडिंग हो जाएगा, आप शॉप है किसी का तो बिल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें ड्राफ्टिंग जो है ना,
वो क्या कह रहे हैं, वो किसी की भी हो सकती है। ड्राफ्टिंग मूवेबल्स प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकती है, इमूवेबल के लिए भी हो सकती है, और किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। समझ में आया? ड्राफ्टिंग जो है वो मूवेबल, इमूवेबल और एनी अदर ट्रांजेक्शन्स किसी के लिए भी हो सकती है। बट जो कन्वेंसिंग बनती है, कन्वेंसिंग जो होती है, जो डीड्स होती है, वो स्पेसिफिकली होती है ओनली फॉर इमूवेबल ट्रांजेक्शन्स। किसके लिए होती है? ओनली फॉर इमूवेबल ट्रांजेक्शन्स। You're getting my point? It means I'm trying to say that drafting is a wider term as compared to conveyancing. Conveyancing एक छोटा टर्म है जो कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बनाई जाती है, डीड। बट ड्राफ्टिंग एक वाइडर टर्म है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझा दूं, एक मिनट आपको बना के बताती हूँ। Can you see? See, this is a box I've written drafting and this is conveyancing. ठीक है, सो ये ड्राफ्टिंग है और ये कन्वेंसिंग है। मतलब देखिए, ड्राफ्टिंग बड़ा एंड कन्वेंसिंग ये है, तो कन्वेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग इज अ वाइडर टर्म। ओके, समझ में आया मैंने क्या समझाया? कि ड्राफ्टिंग जो होता है वो तीनों के लिए होता है, मूवेबल्स, इमूवेबल या कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन हो, ड्राफ्टिंग सबके लिए हो जाएगी। बट कन्वेंसिंग जो होता है, कन्वेंसिंग स्पेसिफिकली जो डीड्स होती है वो किस चीज के लिए बनाई जाती है? वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या आप लोग को? मतलब मूवेबल्स के लिए तो क्या हो गया, मूवेबल्स के लिए तो सिर्फ ड्राफ्टिंग ही है, बट इमूवेबल्स के लिए तो कन्वेंसिंग और ड्राफ्टिंग दोनों हो गया। ठीक है, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप अपनी कॉपी निकालिए, टेक आउट योर कॉपीज। निकाल ली। अब आप इसमें 2 कॉलम्स बना लीजिए फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। पहले कॉलम पे आप हेडिंग दीजिए ड्राफ्टिंग एंड सेकेंड पे आप हेडिंग दीजिए कन्वेंसिंग। लिखा? ठीक है, 2 कॉलम्स बनाए हमने। हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट आप ड्राफ्टिंग में लिखिए, ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट whether related to movable or immovable property or any other transactions. Example: bill, certificates, deeds. ठीक है, हुआ? अब आप कन्वेंसिंग के फर्स्ट पॉइंट पे आइए एंड लिखिए, it is an art of preparing legal document whereby rights, liabilities, interest related to immovable property is transferred, assigned, endorsed, extinguished, modified, altered.
फुल स्टॉप। ठीक है, लिखा आपने। तो देखो ड्राफ्टिंग जो है हमने अभी बोला क्या कि वो मूवेबल, इमूवेबल और किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए हो सकता है, बट कन्वेंसिंग जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स लायबिलिटीज जो है वो एक्सटिंग्विश, असाइन, मॉडिफाइड, ऑल्टर करते हैं। ठीक है, अब आपने देखो मैंने अभी आपको इसमें लिखवाया कि इन दो ऑल्टर भी और मॉडिफाई भी, तो दोनों में क्या है एक डिफरेंस कि ऑल्टर जो होता है ना वो थोड़ा सा होता है, लाइक अ बिट, लाइक फॉर एग्जांपल कपड़े में नहीं रफू करते हम लोग थोड़ा सा, तो ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, ऑल्टरेशन, कभी कभी लूज टाइट है तो वो ऑल्टर कराते हैं कपड़ा। ठीक है, बट मॉडिफाई मतलब क्या, मेजर चेंज करना, मतलब चेंज कर देना बिल्कुल आपके हिसाब से, एज पर योर ओन विशेस, दैट इज व्हाट मॉडिफाई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब आप ड्राफ्टिंग में लिखिए द सेकेंड पॉइंट डिस्टिंग्विश में, applicable acts are Indian Contract Act 1872, or any other particular act applied to that particular transaction. अब आप उधर लिखिए कन्वेंसिंग का सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेबल एक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ओके, दोनों एक्ट्स हो गए। अब थर्ड पॉइंट आप लिखिए ड्राफ्टिंग का, ड्राफ्टिंग इज अ वाइडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स कन्वेंसिंग, ड्राफ्टिंग इज अ वाइडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स कन्वेंसिंग। थर्ड पॉइंट लिखिए कन्वेंसिंग में, द कन्वेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स और एग्जाम में ये आपको आ जाते हैं, तो मार्क इट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये डिस्टिंग्विश जो है वो आ चुका है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक और चीज एक्चुअली आगे बढ़ने के पहले बता देती हूँ कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि कन्वेंसिंग जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ठीक है, समझ में आया ना। बट अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो जहाँ आपको कन्वेंसिंग की डेफिनेशंस दी गई है, आप लोग वहाँ सेकेंड पैरा पे आएंगे तो स्टैम्प एक्ट में क्या कहा गया है, स्टैम्प एक्ट में कहा गया है कि कन्वेंसिंग जो है वो मूवेबल्स और इमूवेबल दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, ये कहा गया है, स्टैम्प एक्ट में कहा है, आपके मॉड्यूल में भी लिखा है। तो अब आप एग्जाम में क्या करोगे, ठीक है, आप स्टैम्प एक्ट में देख लो। पहली चीज तो यहाँ क्या कहा गया है कि that आपका कन्वेंसिंग इट इंक्लूड्स अ कन्वेंस ऑन सेल एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय विच प्रॉपर्टी वेदर रिलेटेड टू मूवेबल इमूवेबल इज ट्रांसफर इंटरवाइवर्स। अब सी इंटरवाइवर्स मतलब क्या होता है, नॉन टेस्टामेंट्री, मतलब बिटवीन टू लिविंग बींग्स होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो विल्स होते हैं, विल होती है ना, उसको हम कन्वेंसिंग का पार्ट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि एक पर्सन तो अलाइव रहता है, ठीक है, बट जो सेकंड पर्सन है जिसको मिलेगी बाद में प्रॉपर्टी, उसको बाद में मिलेगी पहले वाले के मरने के बाद में। ठीक है, उसको उस टाइम नहीं मिली, तो इंटरवाइवर्स तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बाद में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए विल जो होता है उसको हम कन्वेंस का पार्ट नहीं बोलते हैं, नहीं मानते हैं, पहली चीज। सेकंड, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस आता है ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का, तो जो मैंने बताया आप वो लिखिएगा। ठीक है, बट अगर आपको आ जाता है कि डिफाइन कन्वेंसिंग, तो आपको पहले तो अपना डेफिनेशन लिखना है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, बट आप ये स्टैम्प एक्ट वाला भी लिख के आओगे। इसके लिए जरूरी है कि आप वहां पर सेक्शन, ये जो लिखा है कि सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, आप पूरा एक्ट के साथ में, सेक्शन के साथ में लिख के आओगे कि उनके अकॉर्डिंग कन्वेंसिंग में इमूवेबल मूवेबल दोनों है। अगर आपको सिर्फ डिफाइन करना आता है कन्वेंसिंग, तो डिफरेंस आता है तो जो मैंने बताया वो लिखना। अगर आपको ये आता है तो आप ये दोनों लिखिएगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आगे लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए इतना हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक, हम जो शुरू से लाइक आप लोग फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे एक चीज, वो है कि
एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट, ऑफर दिया, ऑफर का एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बना, सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, तो क्या बना आपका एग्रीमेंट। एंड इफ इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो क्या बना कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो एग्रीमेंट भी होता है ना, उसका भी क्या हो जाता है, वो भी दो तरह से हो जाता है। एग्रीमेंट के बाद भी क्या हो जाती है, दो स्टेप्स आ जाती है। एक आ जाता है आपका क्या, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट, और एक आ जाती है डीड, दैट इज कन्वेंसिंग। एक क्या आ जाती है आपकी, डीड, दैट इज कन्वेंसिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, मतलब आप ये समझ लो कि जब एग्रीमेंट बन गया, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड। देखिए आई डोंट नो कि आपको सीधा दिख रहा है या नहीं, बट ये मैंने लिखा है एग्रीमेंट, ये मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, और ये मैंने लिखा है डीड, ठीक है। एग्रीमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है डीड, ठीक है। तो मतलब देखिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है और एग्रीमेंट डीड कब बनती है, मैं आपको बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस के बनते हैं। क्या होता है, पार्टीज के आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस जब होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जब आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन आपके फुलफिल्ड हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, या तो कंप्लीट हो जाएंगे या तो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, तब क्या बनेगा, तब डीड बनती है, तब कन्वेंसिंग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब पहला प्रोसेस क्या है, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और फिर डीड बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर आपकी क्या बनती है, डीड बनती है। पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है और सेकंड क्या बनती है, डीड बनती है। समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ना आपके, कि आपका डायरेक्टली हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही ना करें, हम लोग डायरेक्टली डीड बना लें। हमने एग्रीमेंट हो गया था, हम लोग ने काम किया, जो भी करना है, सपोज करो सेल ऑफ प्रॉपर्टी करना है या जो भी करना है, वो काम हुआ और हमने डायरेक्टली कन्वेंसिंग कर दिया, डीड बना दी, हमें जरूरत ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। तो डिपेंड करता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कन्वेंसिंग तो बनेगा ही। क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कन्वेंसिंग तो बनेगा ही, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो भी कन्वेंसिंग बन सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है, बट कन्वेंसिंग तो बनता ही है। क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो जरूरी नहीं है, बट कन्वेंसिंग तो बनना ही है। कॉन्ट्रैक्ट बना तो भी कन्वेंसिंग बनेगा, नहीं बना तो भी हम कन्वेंसिंग बना लेंगे, ठीक है। तो कन्वेंसिंग तो जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट इजेंशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन से वहां क्या बनेगा, वहां पर बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, और जहाँ काम पूरा हो चुका है वहां क्या बनेगी, डीड, ठीक है। आपको ये और ज्यादा बेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक डिस्टिंग्विश लिखते हैं। आप लोग फिर से दो कॉलम्स ड्रॉ कीजिए, एक जगह एक साइड लिखिए कॉन्ट्रैक्ट और एक साइड लिखिए क्या, कन्वेंस, ठीक है। और आप इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। आप लिखना शुरू करें, हम लोग करें, ठीक है, करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज एन एग्रीमेंट which declares outstanding obligations of all the parties to the transaction, ठीक है। अब आप कन्वेंस में लिखिए, इट इज एन एग्रीमेंट which declares completion and extinction of all the liabilities of all the parties to the transaction, ठीक है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है क्या, नहीं होती ना, हाँ, तो नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कन्वेंस में क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। थर्ड पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, पहले क्या आता है, कन्वेंस आता है, नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्ट आता है, हाँ, तो क्या आएगा, द कॉन्ट्रैक्ट कम्स फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय अ कन्वेंस। और कन्वेंस में क्या आएगा, दैट कन्वेंस इज एंटर्ड
आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी 4th पॉइंट लिखिए कॉन्ट्रैक्ट में, अ कन्वेंस मे बी एंटर्ड without entering into a contract. It implies that contract is not essential. अब 4th पॉइंट कन्वेंस में आप लिखिए that a conveyance has to be entered if there is a contract. Although a conveyance may be entered directly without entering into a contract. कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो तो हम क्या कह रहे हैं, तो भी हम कन्वेंस जो है उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप 5th पॉइंट लिखिए कॉन्ट्रैक्ट में, एप्लीकेबल एक्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कन्वेंस में क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इट मे बी ओरल एंड रिटर्न और रिटर्न, बट आपकी डीड जो है कन्वेंस इट विल ऑलवेज बी इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया? मैं आपको और अच्छे एक बेटर तरीके से समझा देती हूँ। आप ये समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी किसी की भी सगाई है और कन्वेंस जो है वो शादी है। ठीक है, पहले शादी होती, पहले सगाई होती है और फिर शादी होती है। सगाई में ऑब्लिगेशंस आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट, और शादी जो है उसमें ऑब्लिगेशंस पूरे हो जाते हैं तो क्या हो गया, वो कन्वेंस। कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि जल्दी है या कोई रीज़न है किसी वजह से, कभी कभी डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो कभी कभी डायरेक्टली क्या हो जाता है, कन्वेंस एंटर जो है वो कर सकते हैं, सगाई तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट अगर प्रोसेस वाइज चलेंगे तो क्या होगा, पहले तो सगाई होगी और फिर शादी होगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट आएगा और फिर कन्वेंस आएगा। ठीक है, अब आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब आगे लेते हैं। अब आप लोग ऐसा कीजिए, आपका मॉड्यूल का जो ये टॉपिक है, हेडिंग है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डीड एंड कन्वेंसिंग, आप लोग इस पे आइए और जो फर्स्ट पैरा है उसकी जो फर्स्ट लाइन है, द ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इज अ स्किल्ड जॉब, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए और स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में कैसे आ जाता है कि ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इज अ स्किल्ड जॉब, कमेंट। तो वही जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्या कि लॉ का नॉलेज हो, फैक्ट्स का नॉलेज हो, प्रोविजंस पता हो, यहाँ पर वही सब है। आप देखोगे यहाँ पर ये फर्स्ट पैरा में यही बताया है कि नेम एड्रेस पार्टीज के पता हो, फिर फैक्ट्स पता हो, फिर प्रोविजन पता हो, फिर एक ऐसा लैंग्वेज और एक ऐसा स्किल पता हो जिससे पार्टीज के एग्जीक्यूटर का जो इंटेंशन है वही इंटेंशन, वही वर्ड्स प्रॉपरली यूज करके रीडर को समझ में आ सके। ठीक है, मतलब ड्राफ्टिंग कोई भी ऑर्डिनरी मैन तो नहीं कर सकता, ये तो स्किल्ड काम है, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से ड्राफ्टिंग आएगी। ठीक है, ड्राफ्ट बनाते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ रूल्स बताए गए हैं। जैसा कि आपको रिपीटेशंस नहीं अवॉइड करना चाहिए, आपको नेगेटिव्स अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक कोशिश हो सके नेगेटिव्स को अवॉइड करो, जहाँ तक हो सके एक्टिव वॉइस प्रेफर करो एज कम्पेयर टू पैसिव वॉइस। जैसे कभी कभी ऐसे हो जाता है, हालांकि जैसे कि कभी कभी सेम साउंड के वर्ड साथ में आ गए या फिर वो वर्ड्स ही साथ में आ गए दोनों ही, तो हम लोग पैसिव लिख के उसको एक ऑल्टर कर सकते हैं। बट अदरवाइज जहाँ तक हो सके आप लोग क्या कीजिए, एक्टिव में लिखिए। आपको लॉ पता हो तो आपको लॉ ऑफ द लैंड पता हो, जैसे समझ लो आपको एग्जाम्पल के लिए स्टैम्प एक्ट से रिलेटेड कुछ है तो आपको अपने एक्ट का, आपको अपने स्टेट का स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, ड्राफ्ट ऐसा हो जो कि लेमैन को, कॉमन मैन को भी समझ में आए। ठीक है, इस तरह के उसमें वर्ड्स यूज करो, कोई ज़्यादा ऐसे हाई प्रोफाइल लिखने का ज़रूरत नहीं है जो एक कॉमन मैन को समझेगा भी नहीं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे एक कोई भी टॉपिक है ना तो वो एक हेडिंग के अंदर आ जाए, जैसे कि समझो पेमेंट से रिलेटेड एक के अंदर आ जाए, जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूटीज है वो एक के अंदर आ जाए, ऐसे इस तरह से उसको बाइफरकेट करो।
ठीक है, ताकि वो एक जैसी लगे, इनकोहेरेंट न लगे, वो बेमेल न लगे। ठीक है, ये हुआ। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप हमेशा अपने आप को क्या करो, रीडर की प्लेस पे रखो कि जब वो इसे पढ़ेगा ड्राफ्ट को तो कैसे इंटरप्रेट करेगा और क्या एग्जीक्यूटर उससे जो कहना चाह रहा है वही वो समझ पाएगा इसे पढ़कर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होती है कि जब भी आप कुछ लिखो तो हमेशा जो पढ़ने वाला है उसको ध्यान में रख के लिखना चाहिए कि वो क्या समझेगा, वो क्या इंटरप्रेट करेगा। अगर आप उसकी जगह होते तो कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कोई और एक और चीज़, जैसे कि आप किसी टॉपिक पे जिसका आप ड्राफ्ट बना रहे हैं उसी से रिलेटेड पहले कोई भी इंटरप्रिटेशंस या फिर केस लॉस आ चुके हैं तो आप उनको भी क्या करो, ध्यान में रखो अपना ड्राफ्ट बनाते टाइम। ठीक है, हो सकता है जब कोर्ट, अगर आपका कल को आपके मैटर से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट उन पॉइंट्स को लेकर इंटरप्रेट करेगा, इसीलिए। ठीक है, सिंपल लिखो, प्रिसाइज लिखो, बट प्रॉपर लिखो, कंप्लीट लिखो, कंप्लीट फैक्ट्स आना चाहिए। ठीक है, ये तो क्या हो गया जनरल प्रिंसिपल। अब आप नेक्स्ट देखो वहाँ क्या दिया हुआ है, फॉवलर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग एंड मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कभी कभी ये अकेला भी आ जाता है कि फॉवलर्स के रूल बताओ, कभी कभी ये जनरल प्रिंसिपल्स के साथ में भी आ जाता है। ठीक है, सो मार्क इट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए फर्स्ट रूल क्या है, हम लोग वन बाय वन लेते हैं। प्रिफर द फैमिलियर वर्ड टू द फार फेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कॉमन वर्ड्स यूज करो, जनरल वर्ड यूज करो। फॉर एग्जाम्पल आपको हैप्पीनेस बोलना है ना, तो सिंपल बोलो। आप लोग बोलते हैं यूफोरिया, मीनिंग सेम है बट सबको उसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो इट्स बेटर कि आप हैप्पीनेस यूज करो। सेलर लिखना है, आपने लिखा वेंडर, अब बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप क्या यूज करो, सेलर यूज करो जो जनरल कॉमन वर्ड है। ठीक है, सेकेंड क्या है, प्रेफर द कॉन्क्रीट वर्ड टू द एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो से समझो। कई बार क्या होता है कि मतलब मीनिंग तो सेम है वर्ड्स का, बट जिसके साथ जो वर्ड यूज करना है वही करना है। जैसे कि समझो केक है, मुझे बेक करना है, मुझे बनाना है, उसको मेक करना है। ठीक है, और एक बिल्डिंग जो है जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मैं दोनों का एक्सचेंज नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं केक को कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ और बिल्डिंग को बेक कर रही हूँ, नहीं हो सकता ना वो। ठीक है, तो केक तो क्या होगा, बेक होगा, या फिर मेक बोलो, और बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा। तो जो प्रॉपर वर्ड है वो आप यूज करो, कंक्रीट वर्ड यूज करो। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रेफर द सिंगल वर्ड टू सर्कमलोक्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह आप क्या करो, सिंगल वर्ड जो है वो यूज करो। जैसे कि आपको कहना है कि पर्सन हु लाइक्स बुक, इसकी बजाय आप सिर्फ बिब्लियोफाइल लिख दो, या फिर आपको लिखना है काइंडली पे अटेंशन टू दिस नोटिस, इट्स बेटर आप क्या लिखो, काइंड अटेंशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्रेफर द शॉर्ट वर्ड टू द लॉन्ग वर्ड। जैसे कि सिंपल सा बोलो ना, बायर, आप बोल रहे हो परचेसर, तो इट्स अ लॉन्ग वर्ड, आप छोटा वर्ड यूज करिए। ठीक है, प्रीफर द सेक्शन वर्ड टू रोमन। हमेशा जहाँ तक कोशिश करो, कोशिश क्या लिखते ही है वैसे ड्राफ्ट में, कि आपको जो सेक्शन वर्ड है, जो डिजिट्स में आपको वो लिखना है, आपको रोमन में नहीं लिखना है। हालांकि जैसे एक्ट्स है या फिर उनके जो पार्ट्स आते हैं वो रोमन में लिखा जाता है हमेशा, वरना ड्राफ्ट में जो है हम लोग डिजिट्स में ही लिखेंगे, हम लोग सेक्शन में लिखेंगे, रोमन में नहीं लिखेंगे। मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे, देखिए दिख रहा है आप लोग को, हम लोग इसमें इस वे में लिखेंगे। ठीक है, डिजिट्स में, आपको रोमन में नहीं लिखना है। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, प्रिफर एक्टिव एज कंपेयर टू पैसिव। ठीक है, अभी हमने बताया था, हम ये कहे कि लाइक शी एट आइसक्रीम, वो ज़्यादा बेटर है ना एज कंपेयर टू द आइसक्रीम इज इटन बाय हर। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके एक्टिव यूज करो, एक्सेप्ट कहीं कहीं केसेस में हम लोग पैसिव यूज करते हैं, जब दो वर्ड्स हैं जो कि एक जैसे, जो कि साथ में आ गए, तो हम लोग ऑल्टर करने के लिए, घुमाने के लिए क्या लिख देते हैं, पैसिव में लिख देते हैं। अदरवाइज आप लोग एक्टिव में ही लिखना प्रेफर कीजिए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट्स क्या, ये हो गए फॉवलर्स के 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है, लो आगे, अच्छा ठीक है चलो लेते हैं। स्केच और स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या बताया गया है, कोई भी हमेशा एडवाइस किया जाता है कि एक ड्राफ्ट बनाने के पहले आप उसका एक स्केच बना लीजिए, मतलब कि आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, क्या क्या आएंगे, मतलब एक स्केच बना लो, कितने पॉइंट्स आने वाले हैं, यहाँ पर कितना लिखोगे। ठीक है, ऐसे सारे पॉइंट्स बना लिए उसके। ये क्यों बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो कभी कभी क्या होता है, ड्राफ्ट जो वो बेमेल लगती है, उनमें कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, इनकोहेरेंट सी लगती है।
ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी जो चीज़ लिखना है वो तो भूल ही जाते हैं और जो नहीं लिखना है वो लिख देते हैं। इसलिए हमेशा ड्राफ्ट बनाने के पहले एडवाइस किया जाता है कि उसका एक स्केच, रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो स्केच वाला है ना, इसमें जो सेकेंड आपका पैरा है, इसकी थर्ड लाइन वहाँ पर एक वर्ड प्रिंट नहीं हुआ है, आप लोग लिख लो वहाँ पर कि मैनी थिंग्स विल बी डन विच ऑट नॉट टू बी डन, है ना, एंड मैनी लेफ्ट अनडन विच ऑट टू बी डन। ठीक है, लिखा आपने, ऑट के बाद क्या कर लीजिए, नॉट लिख लीजिए, नॉट लिख लो, नॉट टू बी डन। अब आप क्या करो, थर्ड आप उस पे आओ, क्या लिखा है, स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट सेल्फ अप्रेजल। इसका मतलब क्या, आपने स्केच तो बना लिया, अब आप कंटेंट्स देखो, क्या 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 लिखोगे उसमें, कंटेंट्स आपको पता हो रफली, एक उसका स्केलेटन ड्राफ्ट बना लो। ठीक है, कि इसमें यही कंटेंट्स जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जब आपका ड्राफ्ट अब जब बन गया है तो आप उसको सेल्फ अप्रेस करो, जो अभी हमने बोला था ना कि अपने आप को रीडर की प्लेस पे रखो और फिर देखो कि वो पढ़ के कैसा लग रहा है, क्या वो सही, जो प्रॉपरली उसको हम बताना चाहते हैं यही वो ड्राफ्ट पढ़ के समझेगा। ठीक है, उसको सेल्फ अप्रेस करो। हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पे आइए, स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन टू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको स्पेशल एक्ट्स जो दूसरे होते हैं उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे सपोज करो एनबीएफसी कंपनी है तो आपको आरबीआई के नॉर्म्स भी तो पता होना चाहिए, प्रोविजंस पता होना चाहिए, और फिर उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कंपनीज एक्ट के अलावा भी जैसे स्पेशल एक्ट्स वाली कंपनी है तो उनको अपना स्पेशल एक्ट भी लगता है, तो आपको उनके लिए कंपनी लॉ के अलावा उनके स्पेशल एक्ट्स भी पता होना चाहिए, ताकि आप क्या, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो उनके उसके स्पेशल एक्ट के तहत वो भी आप क्या वहाँ पर करो, बनाओ, ड्राफ्ट करो। इसलिए आपको दूसरे एक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए।